आज हम पढ़ने जा रहे हैं ओटिल्जिया के बारे में। ओके, ओटिल्जिया क्या होता है? एक एमेशन का ही सब्जेक्ट है, मेडिसिन का सब्जेक्ट है। ओके, और ये कानों की प्रॉब्लम है। सिंपली ओटिल्जिया मीन्स होता है ईयर एक पेन इनसाइड द ईयर ड्यू टू एनी रीजंस। हो सकता है कि खुद का पेन हो सकता है रेफर्ड पेन हो। ठीक है ना। इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और हम नॉर्मली भी कान में कभी कभी देख लेते हैं ना, देख क्या लेते हैं, कभी कभी डिस्चार्ज होते रहता है, हम आसपास भी देखते रहते हैं। और अक्सर कानों में दर्द होते रहता है, वो चाहे किसी वजह से हो सकता है, गले में प्रॉब्लम हो सकता है साइनोसाइटिस हो। अब हम देखते हैं ओटिल्जिया होता क्या है। बेसिकली बहुत छोटा टॉपिक है और बहुत ही सिंपल टॉपिक है। अगर हम सिर्फ वर्ड को समझे तो बहुत ही इजी है। ओटा वर्ड लगता है ईयर के लिए, एल्जिया मतलब एक, ओटेल्जिया मतलब ईयर एक, सिंपल। पेन इनसाइड द ईयर ये भी कह सकते हो, कानों में दर्द। ठीक, ओटेल्जिया कानों में दर्द। अभी इसके दो टाइप्स हैं। एक तो प्राइमरी ओटेल्जिया, ठीक है, एक सेकेंडरी ओटेल्जिया। प्राइमरी ओटेल्जिया उसको बोलेंगे पेन ड्यू टू इटसेल्फ, ईयर पेन कानों में दर्द ड्यू टू इटसेल्फ, खुद कानों में कुछ प्रॉब्लम है जिसके वजह से दर्द हो रहा है कानों में, उसको कहते हैं प्राइमरी ओटेल्जिया। सेकेंडरी ओटेल्जिया पेन इनसाइड द पेन इन ईयर ड्यू टू एनी अदर कॉजेज। ठीक है ना, किसी अलग कारण के वजह से कानों में दर्द हो रहा है। जैसे मैं तुमको समझा देता हूँ। कभी कभी हम देखते रहते हैं ना कि डेंटल में कोई प्रॉब्लम है, दांतों में कुछ कैविटीज वगैरह आया है और उसके वजह से ना कानों में दर्द हो रहा है, कान पकड़ के बैठ जाते हैं। ठीक है ना, कहते हैं ना कि मेरे दांतों में दर्द है लेकिन कानों में भी, मतलब कि दांतों में प्रॉब्लम है लेकिन कानों में भी दर्द हो रहा है। वो रेफर्ड पेन है, वो सेकेंडरी ओटेल्जिया है। ओके, प्राइमरी ओटेल्जिया होता है जो सिर्फ कानों की वजह से है। जैसे कि कोई इन्फ्लामेशन हो गया, हो सकता है कि इंटरनल या एक्सटर्नल ईयर में कोई दिक्कत हो, एक्सटर्नल ईयर इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन बोल लो। ठीक है ना, मिडिल ईयर इन्फेक्शन या इंटरनल या इनर या इंटरनल बोल लो, इंटरनल ईयर इन्फेक्शन। ये इनके वजह से कानों में जो दर्द हो रहा है उसको कहते हैं प्राइमरी ओटेल्जिया। सेकेंडरी ओटेल्जिया कहते हैं कि कानों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहीं और है, उसके वजह से कानों में दर्द हो रहा है, उसको कहते हैं सेकेंडरी ओटेल्जिया। गॉट इट? गुड। अब हम पढ़ते हैं इसके रिस्क फैक्टर। ओके, रिस्क फैक्टर पढ़ते हैं। रिस्क फैक्टर या फिर कॉजेज। रिस्क फैक्टर क्या है और कारण क्या है? रिस्क फैक्टर मतलब होता है वैसा फैक्टर जो इसको बढ़ावा दे, मतलब ऐसा फैक्टर हो सकता है उसके वजह से कानों में दर्द होने की संभावना है, उसको बोलते हैं रिस्क फैक्टर। जैसे एक एग्जांपल था कि सिगरेट पीने से सबको लंग्स कैंसर नहीं होता है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि सिगरेट पीने से लंग्स कैंसर होने की संभावना बढ़ सकती है, तो उसको बोलते हैं कि स्मोकिंग इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग लंग्स कैंसर। ओके, तो ये रिस्क फैक्टर मतलब ये होता है कि ऐसा क्या क्या चीज़ें हैं जिसके संभव हो सकता है उसके वजह से कानों में दर्द हो जाए, या कोई एग्जैक्ट कॉजेज तो नहीं है, इसका कोई एग्जैक्ट कॉजेज नहीं है। जिसका कोई एग्जैक्ट कॉजेज नहीं होता है उसको हम कहते हैं इडियोपैथिक। ठीक है ना, जिसका एग्जैक्ट कॉजेज नहीं होता है उसको कहते हैं इडियोपैथिक। ठीक है ना, अननोन कॉजेज, अननोन
कोई एग्जैक्ट कॉजेज नहीं है। अब हम रिस्क फैक्टर देख लें। रिस्क फैक्टर में क्या है? पहला, इन्फेक्शन ऑफ अनक्लीन, यस सर, मतलब अगर मैं बताऊं, इंसर्शन ऑफ शार्प ऑब्जेक्ट इन द ईयर। कोई कानों में कोई शार्प ऑब्जेक्ट ने इंसर्ट करिए, कभी 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 होता है ना, इरिटेशन होता है या फिर खारिश टाइप का होता है, पेन ही, पेंसिल है या फिर कुछ और ही इंसर्ट कर लेते कानों के अंदर, तो वो हो सकता है कि वो इंजरी कर दे, ठीक है ना, और ब्लीडिंग हो जाए या उससे कानों में दर्द होना स्टार्ट हो जाए। दूसरा होता है इंस्टिलेशन मतलब कानों में डालना, ठीक है ना, ऑफ कंटामिनेटेड सॉल्यूशन। अगर गंदगी कोई भी चीज़ लिक्विड अगर कानों में जाएगा तो उससे भी हो सकता है इन्फेक्शन वगैरह हो जाए और कानों में दर्द होना स्टार्ट हो जाए। थर्ड है स्विमिंग पूल में स्नान करना। तो स्विमिंग इन पॉल्यूटेड वाटर, गंदे पानी में स्नान कर रहे हैं। स्विमिंग पूल में सबसे ज़्यादा जो जाते हैं ना लोग, उसमें ज़्यादा रिस्क होता है ऑटिल्जा होने का, ठीक है। तो थोड़ा सा जाने से परहेज करो भाई साहब, मतलब जाओ अच्छे स्विमिंग पूल में जाओ, स्नान करो। स्नान करना बहुत ज़रूरी होता है हेल्थ के लिए। मेरे पेंसिल को क्या हो गया भाई साहब? हो सकता है कि एलर्जीज भी हो जाए, एलर्जी के कारण भी कभी कभी कानों में दर्द होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके कारण ऑटिल्जिया होने की संभावना है। जैसे कुछ शार्प ऑब्जेक्ट हमने कानों में डाल लिया, ठीक है ना, गंदे पानी में स्नान कर लिया, गंदा पानी हमारे कोई कंटामिनेटेड सॉल्यूशन में है उसको हमने डाल लिया, ठीक है ना, एक्सपायरी कुछ चीज़ रखा हुआ है कानों का ही दवाई मेडिसिन घर में, और उसका एक्सपायरी डेट हमने देखा नहीं और कान में इंस्टॉल कर लिया, ठीक है ना। तो ये संभावना है, ये सारे एलर्जी वगैरह के कारण भी कानों में दर्द होने की संभावना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है, अब मैं थोड़ा ये तो, उसके बाद मैं क्या बताऊँ, हाँ डेंटल, अगर डेंटल प्रॉब्लम है तो उससे भी रेफर्ड पेन डेंटल प्रॉब्लम के कारण होता है, ठीक है ना। हो सकता है कि थ्रोट में कैंसर हो, अरे बहुत सारा कारण है भाई साहब, कारण पे मत जाओ, ठीक है ना, कारण कुछ भी हो सकता है। बस ये तुम सिंपल याद रखना कि ऑटिल्जिया होता क्या है। ऑटिल्जिया मतलब ईयर एक। ऑटिल्जिया दो टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी जो कानों की खुद की प्रॉब्लम से दर्द हो रहा है, जैसे कि कानों में कोई इंजरी हो गया, ट्रॉमा हो गया, कानों में इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, जिसकी वजह से दर्द हो रहा है, चाहे वो इंटरनल पार्ट में हो, चाहे एक्सटर्नल पार्ट में हो, चाहे वो मिडिल पार्ट में हो। सेकेंडरी ऑटिल्जिया उसको बोलते हैं जो खुद की वजह से कानों में दर्द नहीं हो रहा, कान के खुद की वजह से दर्द नहीं हो रहा, वो किसी और के वजह से वहाँ से पेन रेडिएट करके हमारे कानों तक आया, फिर वहाँ पे दर्द किया, ठीक है, ओके। अब हम आ जाते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पढ़ोगे? छोड़ देता हूँ यार, कुछ नहीं है पैथोफिजियोलॉजी में, क्या ही है। चलो मैं थोड़ा सा ट्रॉमा तुम लोग का हटा देता हूँ। पैथोफिजियोलॉजी मतलब सिंपल होता है कि कैसे डिजीज कंडीशन एराइजेज हुए, ठीक है। डिजीज कंडीशन कैसे, कोई पहले इन्फेक्शन हुआ था, ठीक है ना, एंट्री ऑफ फॉरेन ऑब्जेक्ट हुआ था, कोई ट्रॉमा हुआ था, ठीक है ना, वहाँ से इन्फ्लेमेशन हुआ, ठीक है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुआ तो इन्फ्लेमेशन हम जानते हैं कार्डिनल साइन, फिर वहाँ पे धीरे धीरे स्वेलिंग हुआ, हो सकता है उस नर्व को डैमेज करे, उस बगल वाले स्ट्रक्चर को कंप्रेस करे, जिसके वजह से दर्द हो। बस सिंपल चीज़ें हैं कि एंट्री हुआ किसी बाहर चीज़ का, या कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट हमने इंस्टॉल कर लिया, ठीक है ना, कानों में, अब उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो गया कानों में,
कानों में इन्फ्लामेशन होगा तो स्वेलिंग होगी। मैं याद रखना है कि ट्रॉमा ऐसे लिखेंगे, लिखने का एक स्टाइल में बता देता हूँ जो यूनिवर्सिटी में लिखा जाता है। ड्यू टू etiology एंड रिस्क फैक्टर, ड्यूटोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर। इटियोलॉजी को हम कॉजेज ही कहते हैं भाई साहब, कॉजेज का नाम ही इटियोलॉजी। इटियोलॉजी या लिखो या कॉजेज लिखो, बात सेम सेम है। इटियोलॉजी ड्यू टू कॉजेज एंड द रिस्क फैक्टर, कारण क्या है या क्या संभावना है इसके कारण हो सकता है कि जैसे हम ट्रोमा हुआ, ठीक है ना, ट्रोमा नहीं हुआ तो इन्फेक्शन होगा, ये तो रिस्क फैक्टर है ना भाई, ये रिस्क फैक्टर है। इससे क्या हुआ, इन्फ्लामेशन ऑफ ईयर, ईयर के किसी भी पार्ट में इन्फ्लामेशन हो गया, फॉर्मेशन ऑफ एडिमा, वहाँ पे एडिमा बना, ठीक है ना, ADEMA, मैं मिटा के लिख लेता हूँ। एडिमा हुआ, एडिमा से क्या हुआ, कंप्रेशन ऑन नियर स्ट्रक्चर्स, जो नज़दीकी स्ट्रक्चर है उस पर कंप्रेशन डालना होगा और जिसके वजह से हमें ईयर टैक होगा, ठीक है ना, जिसको हम ईयर पेन भी कहते हैं और ओटेल्जिया भी कहते हैं। ये बस सिंपल सिंपल लिख के आओ यार, ठीक है ना, ज़्यादा माथा पच्ची नहीं करना है, माथा पच्ची करने के चक्कर में लगो तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं डायग्नोसिस, नहीं साइन एंड सिम्टम्स, सॉरी भूल ही गए यार, साइन एंड सिम्टम्स अपन पढ़ेंगे, साइन एंड सिम्टम्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे डायग्नोसिस। साइन एंड सिम्टम्स से क्या पढ़ेंगे, साइन पूरा लिखना पड़ता है तुम लोग के लिए यार, साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स में क्या हो सकता है, क्या क्या दिखे, पहला तो कोई सर कानों में कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट गया, हाँ ठीक है, कानों का तो ओटेल्जिया मतलब ईयर एक तो होगा ही, ईयर पेन। दूसरा हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, स्वेलिंग, एनी डिस्चार्जेस, ठीक है, ईयर डिस्चार्ज कहते हैं। ये सारे साइन एंड सिम्टम्स हैं। हियरिंग लॉस लिख लो, ठीक है ना, कानों में हो सकता है कि सुनाई ना दे, कभी कभी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाता है तो कानों में तो दर्द करता ही है लेकिन कानों से सुनाई भी देना बंद हो जाता है, तो हियरिंग लॉस हो सकता है कि कोई इन्फेक्शन वगैरह हुआ हो, वहाँ से क्या हुआ, एक्जुडेट वगैरह डिस्चार्ज हो रहा है, जैसे कि डिस्चार्ज वगैरह इन्फेक्शन हो जाता है तो वहाँ पे पस वगैरह का फॉर्मेशन हो जा रहा है, उसकी वजह से डिस्चार्ज हो रहा है कानों में और कानों में दर्द भी हो रहा है। स्वेलिंग हो गया हो सकता है कि वहाँ पे कोई और प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है ना, जैसे ईयर वैक्स का इकट्ठा हो जाना, ये सारे कुछ प्रॉब्लम, उसके वजह से ईयर वैक्स अगर ज़्यादा हो जाता है उसके वजह से भी इरिटेशन कोजेज करता है और दर्द होता है, तो भी साइन एंड सिम्टम्स हो सकता है कि वो ईयर वैक्स बहुत इकट्ठा, कान के दर्द हो रहा है और ऑटोस्कोप लगा के देखा हमने, वहाँ पे देखा कि बहुत ज़्यादा ईयर वैक्स है, तो हमने ईयर वैक्स को क्या करना है, इरीगेट करके हम उसको ईयर वैक्स को रिमूव कर देना है, ठीक है, जिससे कि ईयर जो एक हो रहा है उसको सर ईयर जो एक हो रहा है वो कम हो जाए। ओके, डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन देखते हैं। डायग्नोसिस में हम देखेंगे, पहले तो CBC कर लें,
सॉरी, सीबीसी नहीं करेंगे। पहले हमने जब भी डायग्नोसिस करते हैं तो फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, फिजिकल एग्जाम, फिजिकल एग्जामिनेशन करें। फिजिकल एग्जामिनेशन में हमने क्या देखना है कि सोइलिंग तो नहीं है, सोइलिंग तो नहीं है। दूसरा ये, सॉरी यार, फिजिकल एग्जामिनेशन देख लेना। उसके बाद हमने करना ना सीबीसी कर लेना, फिर ऑटो ऑटो स्कोप देख लेना। सीबीसी में हमें पता चल जाएगा कोई इन्फेक्शन है या नहीं, डब्ल्यूबीसी बढ़ा हुआ है या फिर कम है, ये हमें पता चल जाएगा। ऑटोस्कोप में क्या करें, एक इंस्ट्रूमेंट रहता है जिसमें हम कान में इंस्टॉल करते हैं, मतलब कानों में इंसर्ट करके हम देखते हैं कि कोई ईयर वैक्स तो नहीं है, डिस्चार्ज तो नहीं हुआ है, ठीक है ना, स्वेलिंग तो नहीं है, रेडनेस तो नहीं है, इन्फ्लामेशन तो नहीं है। ये सारा चीज़ हम देखने के लिए ऑटोस्कोप इंस्ट्रूमेंट रहता है, उसका हम यूज करते हैं। ये हो गया बस, इससे ज़्यादा अपने क्या करना है, ठीक है। ज़्यादा करने के लिए सीटी कर लो, उससे भी ज़्यादा कर लोगे तो एमआरआई कर लो। सीटी और एमआरआई में पता क्या डिफरेंस है? सीटी और एमआरआई में ज़्यादा कुछ डिफरेंसेस नहीं है। वाइट एंड ब्लैक फिल्म देखे हैं ना पहले हम, बस सीटी स्कैन वैसे ही वाइट एंड ब्लैक फिल्म देता है, लेकर किसी भी स्ट्रक्चर्स का वाइट एंड ब्लैक फिल्म करके देता है। बट हम एमआरआई की देखें तो वो रंगीन पिक्चर दिखाता है ना, अभी क्या जो हम टीवी वगैरह और फ़ोन वगैरह देखते हैं कलरफुल दिखाता है। तो वो कहीं जहाँ जहाँ डिफेक्ट होगा, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम होगा ना, वहाँ पे पैचेस बन के आ जाते हैं, तो हमें अच्छे से डायग्नोस कर लेते हैं एमआरआई में कंपेयर टू सीटी स्कैन। सीटी स्कैन बेटर है, लेकिन उससे भी बेटर अगर एडवांस में जाए तो एमआरआई है। उसके बाद हम मैनेजमेंट फटाफट करते हैं, टाइम का भाई एक छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा टाइम लग जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, तुमको मार दूंगा भाई। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन असेसमेंट, हेरिंग टेस्ट, वेवर टेस्ट भी कहते हैं हेयरिंग लॉस के लिए। अपने ओटेल्जिया पढ़ रहे तो वो उसमें नहीं जाना है, क्योंकि उसमें जाएंगे ना जब हियरिंग वेवर और रिन टेस्ट में हियरिंग लॉस को चेक करने के लिए, तो हम बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, ठीक है ना। तो वो करेंगे आगे कभी, ठीक है ना, जब हम आगे का देखेंगे ना, हियरिंग लॉस के बारे में पढ़ेंगे ना, तब हम उसको पढ़ लेंगे वो दोनों टेस्ट, ठीक है। मैनेजमेंट में अपन कुछ क्या देखेंगे, मैनेजमेंट एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग, एप्लीकेशन ऑफ हीट बाय वार्म कंप्रेशन, जिससे कि इन्फ्लामेशन कम हो जाए, ठीक है ना। हीट का एप्लीकेशन है वार्म कंप्रेशन से इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए। एंटीपायरेटिक्स देंगे, एनाल्जेसिक, ठीक है ना, ये पेन को रिलीफ करेगा, पेन को रिलीफ करेगा। इब्यूब्रुफेन, इब्यूब्रुफेन। उसके बाद एवॉइड हाइपर एक्सटेंशन ऑफ माउथ, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ माउथ। हाइपर एक्सटेंशन ऑफ माउथ इसलिए बोला कि अगर कानों में दर्द हो रहा है, ठीक है ना, अगर कानों में दर्द हो रहा है तो मुंह को अगर हम ज़्यादा खोलेंगे, अगर मुंह को हमने ज़्यादा खोलना है तो उससे पेन वर्स हो सकता, उससे क्या होगा, पेन वर्स हो जाएगा, ठीक है ना, ज़्यादा करना स्टार्ट करेगा। एवॉइड च्यूइंग,
तंबाकू नहीं, कुछ भी चिबाने वाला चीज़ जो चबाने वाला होता है ना, ये कम करना है, उससे पेन ज़्यादा होता है। तो ये मैनेजमेंट करेंगे। अगर किसी को आसपास में कानों में दर्द हो रहा है तो हम बोलेंगे आराम से मुंह को थोड़ा रेस्ट दो, जूस वगैरह लो, ठीक है ना, और थोड़ा रेस्ट करो, ठीक हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मली हमने इबुप्रोफेन दे देना है टेबलेट, और हीट कंप्रेशन देना है, ठीक है ना, जहाँ पे दर्द हो रहा है आराम हो जाएगा। और फर्दर इन्वेस्टिगेट कराने के लिए तो हम हॉस्पिटल भेज ही सकते हैं कि सीबीसी करवा लो, कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं हो रखा है। ऑटोस्कोप आप अगर आपके पास नहीं है तो हॉस्पिटल में अवेल रहता है, और वहाँ पे वो देख सकते हैं, अच्छे से इंस्पेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये ओवरऑल हमारा मैनेजमेंट रहा। हम बस इसको एग्जामिनर में इसी तरह से लिख के आएंगे जैसे हमने बनाया फ्लो चार्ट में, रिस्क फैक्टर और ओटिल्जिया, ठीक है ना। सिर्फ डेफिनेशन में इसलिए पेन इन द ईयर, ओटिल्जिया का मतलब यही है, उसको अंडरलाइन कर देना बस। एग्जामिनर यही देखता है, इससे ज़्यादा नहीं देखता है। ओके, फिर अभी बाय बाय, फिर मिलते हैं कुछ ना कुछ। और बताओ यार कौन सा आगे वाला टॉपिक पे मैं बना दूँ ऐसा वीडियो, ठीक है ना। कभी कभी फुर्सत भी नहीं रहता है, जिसके वजह से नहीं बन पाती है। मैं ट्राई करता हूँ कि रेगुलर कुछ ना कुछ अपलोड होता रहे, जिससे कि हम सबका कुछ ना कुछ भलाई होता रहे। ठीक है, बाय बाय।